हम लोग अपने पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज थर्ड लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स से मेनली क्वेश्चन लिए हैं, प्रियम्बल से और सिटीजनशिप से कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इज नॉट करेक्ट। पूछ रहा है फंडामेंटल के राइट के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। क्या ये सही है स्टेटमेंट? हाँ सही है। फंडामेंटल राइट्स क्या एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पार्लियामेंट इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। ठीक है, अगर आपका फंडामेंट फॉर एग्जांपल राइट टू स्पीच है, हम लोगों को बोलने का अधिकार, लेकिन हम लोग क्या ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, उसमें भी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, जैसे भड़काऊ भाषण देना है, कोई जो हेट स्पीच दे रहा है वो सब अलाउ नहीं है। वो नहीं बोल सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है और क्या पार्लियामेंट लगा सकता है इस पर। ठीक है, इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं है। सेकंड देखते हैं, जे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। क्या सही है? हाँ, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसलिए जस्टिसिएबल है। ठीक है, सी देखते हैं, दे आर नॉट सर्कोसेंट और परमानेंट एज द पार्लियामेंट कैन कर्टेल और रिपील देम बाय एन ऑर्डिनरी एक्ट। क्या ये सही है? देखिए यहाँ तक तो सही है, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल और रिपील कर सकता है, बट विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को बिना क्षति पहुंचाए आप क्या कर सकता है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल और रिपील कर सकता है, लेकिन क्या ऑर्डिनरी एक्ट से कर सकता है? नहीं, ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। सही है ये? हाँ ये भी सही है। नेशनल इमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ये दो आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो दो आर्टिकल दिया हुआ, ये नेशनल इमरजेंसी के केस में सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, और एक आर्टिकल है 19, ये तभी सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण होगा। ठीक है, इमरजेंसी चैप्टर में आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज एक्सप्लिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या सही है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, ये गलत है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से है? मेनका गांधी केस से, मेनका गांधी केस 1978 से। ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सही है? हाँ, ये आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन किया गया। ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये किसका? यूएस ओरिजिन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आर्टिकल 90, 21, 32 फॉर्म्स द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या सही है? गोल्डन ट्रायंगल कौन कौन सा आर्टिकल बनाता है? ये भी गलत है। आर्टिकल 14, 19 एंड 21, ये तीन आर्टिकल है जो गोल्डन ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें से कौन कौन सा सही है? पहला गलत है, तो पहला सिर्फ हमारा 2 सही है, तो ओनली 2 बी आंसर हो जाएगा। एक बार ये देख लेते हैं हम लोग, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेनका गांधी केस से लिया गया है। मेनका गांधी केस में क्या बोला गया था? पहले जो आर्टिकल 21 है, इसका सुप्रीम कोर्ट बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था। किसमें? गोपालन केस में। गोपालन केस में बोला गया था, जो पार्लियामेंट है कोई भी लॉ बना रहा है, तो लॉ बना के वो सिर्फ इसमें प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मतलब क्या है, जो कोर्ट सिर्फ ये चेक करेगा कि लॉ सही तरीके से बनाया गया है, वो इस लॉ का फेयरिटी नहीं चेक करेगा, ये लॉ फेयर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसको बोलते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी चेक करेगा कोर्ट, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट ये भी चेक करेगा कि लॉ ये फेयर है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए पार्लियामेंट को ऐसा लॉ बना दे जो आपके लिए फेयर नहीं है, सिटीजन के लिए फेयर नहीं है, आपका राइट छीना जा रहा है, तो ये भी चेक करेगा कोर्ट, तो इसको क्या बोले? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था? प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, जो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। लेकिन मेनका गांधी केस में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी अब चेक किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा था कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो 2 बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस एज ए फंडामेंटल राइट। ये किस आर्टिकल के अंदर दिया गया? आर्टिकल 17 के अंदर। आर्टिकल 17 के अंदर है, तो ये किस में आएगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट दी जाएगा? नहीं, ये आर्टिकल 32 में है। राइट टू इक्वलिटी कितना है? आर्टिकल 14 से 18, तो इसी में आएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका भी आर्टिकल देख लेते हैं हम। राइट टू फ्रीडम का आर्टिकल क्या है? 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का आर्टिकल क्या है? 23 से
24 है, 2 आर्टिकल है इसमें, ठीक है। और एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये किस में है? आर्टिकल 25 से 28 है, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये किस में? आर्टिकल 29 से 30 है, ठीक है। तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, इसको डिवाइड किया गया 6 कैटेगरी में हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पूछ रहा है एबोलिश अनटचेबिलिटी वाला आर्टिकल 17 जो है किस में आएगा? राइट टू इक्वलिटी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? यूनिटरी फीचर भी है और फेडरल फीचर भी है। तो पूछ रहा है इसमें से यूनिटरी फीचर मतलब ऐसा फीचर कौन सा है जो सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। हमारे कंट्री में क्या है? एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट में भी लागू हो रहा है। इमरजेंसी प्रोविजन, ये भी सही। इमरजेंसी कौन लगाता है? सेंटर लगाता है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस, ये भी सही। ऑल इंडिया सर्विस जैसे कोई भी स्टेट में डीएम है, एसपी है, डीसी डीएम जिसको बोलते हैं, और एसपी है, तो इसको रिक्रूटमेंट कौन करता है? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, जो यूपीएससी एग्जाम के थ्रू होता है। लेकिन वो किसके लिए काम कर रहा है? स्टेट के लिए ही काम कर रहा है। तो इसमें इसका रिक्रूटमेंट का पावर भी किसको है? सेंटर के पास है, इसलिए यूनिटरी फीचर हो गया। इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी, जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी अपॉइंट कौन करता है? सेंटर करता है। और वही इलेक्शन कमीशन स्टेट का भी इलेक्शन करवाता है, ठीक है, स्टेट असेंबली का। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर किसके लिए काम करता है? स्टेट के लिए, लेकिन उसको अपॉइंट कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया? यूनिटरी फीचर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फीचर दिए हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और पूछ रहा है कहाँ से बोरो किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, सही है। फंडामेंटल राइट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं। ये कहाँ से लिया गया है? यूएस के बिल्स ऑफ राइट्स से लिया गया है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिया गया। हाँ बिल्कुल लिया गया है, ठीक है। यहाँ से कंकरेंट लिस्ट भी लिया गया, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3 सी, 5 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर पार्ट ऑफ राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 के अंदर क्या है? कुछ राइट्स दिया हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है इसमें से कौन सा उसके अंदर फॉल करता है। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट है, बिल्कुल है। आपको स्टेट से बाहर नहीं किया जा सकता है, आपका अधिकार है यहाँ पे रहने का। राइट टू ट्रेवल एब्रोड, आपको विदेश जाने का भी राइट है, ये भी सही है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप साइलेंस रहने का भी अधिकार है। राइट टू रोड इन हिली एरिया, ये भी आपका राइट है। लेकिन क्या है, ये जो थर्ड वाला है, ये क्या है? हमारे आर्टिकल 21 के अंदर है? नहीं, ये हमारे आर्टिकल 21 के अंदर नहीं है, ये आर्टिकल 20 के अंदर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 and 4 सी, 6 का सी हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू टर्म्स कंटेन इन द प्रियम्बल। द टर्म रिपब्लिक हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या बिल्कुल सही है? नहीं, ये गलत बात है। रिपब्लिक का कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। द आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल हैव बीन अडॉप्टेड फ्रॉम सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। हाँ, यूएसएसआर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम लोग क्या लिए हैं? आइडियल्स ऑफ जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस? 3 प्रकार का जस्टिस का बात किया गया है इसमें, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है, तो 2 ओनली, 7 का बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉस ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1995। इसमें सिटीजनशिप के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है। When a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also loses Indian citizenship, ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। कोई अगर अपना सिटीजनशिप छोड़ रहा है तो उसका जो माइनर चाइल्ड है वो भी अपना सिटीजनशिप खो देगा। हाँ, वो चाइल्ड अगर 18 साल का हो जाता है तो दोबारा रेज्यूम कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप, सही है। When an Indian citizen voluntarily acquires citizenship of another country, his Indian citizenship automatically terminate, ये भी सही है। अगर कोई इंडिया का सिटीजन है, वो फॉर एग्जाम्पल यूएस का सिटीजनशिप ले लिया, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये भी बात सही है, तो 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी 1 and 2 बोथ करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें पूछ रहा है the concept of equality before law is British origin while the concept of equal protection of law is taken from American Constitution, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। सबसे पहला बात जो ये
किस आर्टिकल में दिया गया है? ये याद रखिए आर्टिकल 14 में है। क्या ये सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, ये बोथ सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है। द इक्वलिटी बिफोर लॉ इज ए निगेटिव कंसेप्ट वाइल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज ए पॉजिटिव कंसेप्ट। ये क्या सही है? ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या चीज़ के बारे में बताता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज का बात कर रहा है। जो कोई कानून के आगे क्या है, ऊपर नीचा नहीं, सब बराबर है, एब्सेंस ऑफ किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। वो यहीं पे क्या है, जो हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये किस चीज़ का बात कर रहा है? इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टांसेज। अगर दो व्यक्ति सेम सर्कमस्टांसेज में, तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई एक टेस्ट हो रहा है स्कूल में और सेम क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है क्लास 6 के बच्चे को, 7th के, 8 के, 9 को, तो क्या ये आप अगर देखिए तो बोलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ है, क्योंकि सबको बराबर यहाँ पे दिया गया। ये नहीं देखा गया कि किस किस कौन 6 में, कौन 7 में, कौन 8 में। लेकिन यही अगर सारे क्लास 6 के बच्चे को एक क्वेश्चन दिया जाए, सारे क्लास 7 के बच्चे को एक तरह का क्वेश्चन दिया जाए, अपने लेवल का, क्लास 6 के लेवल का, क्लास 7 के लेवल का, तो ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंस। ये क्या है, सारे बच्चे क्लास 6 में, तो एक सर्कमस्टांसेस में, तो इसको क्लास 6 का ही क्वेश्चन लेवल मिलना चाहिए, ठीक है, इसीलिए इसको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट, इस दोनों इक्वलिटी एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसको निगेटिव कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए क्लास 6 के बच्चे के लिए तो ये अनफेयर हो जाएगा ना, क्लास 9 का मैथ सॉल्व कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव कॉन्सेप्ट, इसलिए इसको माना गया है, और इसको पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट केसेस टेक द ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा मेनका गांधी केस। 2 केस हम आपको बताए थे, गोपालन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नैरो इंटरप्रिटेशन लिया था आर्टिकल 21 का, ठीक है, आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन लिया गया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला गया था, जो हम सिर्फ ये चेक करेंगे कि लॉ सही से, लॉ बनाने का जो तरीका, प्रोसीड्योर है, वो सही से फॉलो किया गया है नहीं, लॉ का जो फेयरिटी है, वो लॉ सही है या नहीं, वो नहीं चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन जब मेनका गांधी केस आया तो इसमें वाइडर इंटरप्रिटेशन लिया गया आर्टिकल 21 का, और यहीं से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया था, जिसको हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है, मेनका गांधी केस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 32 में जो 5 टाइप्स के रिट्स दिए हुए हैं, तो रिट्स कौन जारी कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी कर सकता है, लेकिन कोई अदर कोर्ट्स भी जारी कर सकता है। कब? उसको कौन पावर करेगा तो वो जारी कर सकता है रिट, दूसरा कोर्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट को रिट जारी करने का पावर दे सकता है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लियामेंट। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास पावर है, वो किसी भी कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, किसी कोर्ट को पावर दे सकता है रिट जारी करने का। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर आर्टिकल 22 व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन पीरियड इन सिंपल सर्कम। पूछ रहा साधारण सर्कमस्टांसेज में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, उसमें कितने महीने तक आप उसको डिटेन कर सकते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मंथ्स। जो डिटेंशन है, जो 2 प्रकार का दिया गया है, एक प्रिवेंटिव, एक प्यूनिटिव, ठीक है। ये है जो कोई क्राइम कर लिया उसके बाद उसको सजा दिया गया, ये है क्राइम करने से रोकने के लिए जिसको सजा दिया। जैसे लग रहा है आपको ये इसके रहने से यहाँ क्राइम हो सकता है, तो उसको पहले आप क्या कर लेते हैं, डिटेन कर लिया। जब मान लीजिए पुलिस उसको डिटेन करके ले जा सकता है, हो सकता है उनको लग रहा है इसके रहने से यहाँ दंगा हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो ये इसके लिए आप 3 मंथ तक ही मैक्सिमम प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा के किसी को रख सकते हैं। उससे ज़्यादा लेने के लिए आपको एक एडवाइजरी बोर्ड बनाना पड़ेगा, उसका सजेशन लेके उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 22 के अंदर क्या चीज़ के बारे में दिया गया? आर्टिकल 22 ऐसे क्या चीज़ के लिए है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ठीक है। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसी में ये सब लिखा गया कि 24 आवर्स के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना है, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है वो कारण आपको बताना है। लेकिन ये सब चीज़ जो है ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू नहीं होता है, ठीक है। आपको एक आपके मनपसंद का, आप जिसको चाहे उसको आप लीगल जो एडवोकेट है उसको रख सकते हैं,
ठीक है, ये सब राइट दिया गया आर्टिकल 22 के अंदर, लेकिन ये सब राइट प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में लागू नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द माइनॉरिटीज डिफिनीशन इन आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में जो माइनॉरिटीज के बारे में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 30 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, माइनॉरिटी क्या कर सकता है, अपना जो इंस्टीट्यूशन है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, तो जो अपना, तो इसमें कौन से माइनॉरिटी का बात किया गया, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस इज गारंटेड अंडर आर्टिकल, ये अभी हम लोग देखें 14 का क्या हो जाएगा, बी आर्टिकल 20 में दिया हुआ है। जो आर्टिकल 20 में कन्विक्शन फॉर ऑफेंस में जो 2-3 बात दिया गया उसको देख लीजिए, क्या डबल जियोपार्डी, एक है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, मतलब कोई आप फॉर एग्जांपल आज कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, आज के दिन, तो उसका सजा है उस क्राइम का 2 इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, 2 इयर्स क्राइम का सजा सेंटेंस, लेकिन क्या हुआ 5 साल के बाद इस क्राइम का सुनवाई हो रहा है, और उस टाइम क्या हुआ है, लॉ चेंज होकर उस क्राइम का जो पनिशमेंट है उसको 5 साल कर दिया गया। तो क्या इस व्यक्ति को 2 साल का सजा होगा या 5 साल का, तो उस व्यक्ति को 2 साल का ही सजा होगा। जिस टाइम वो क्राइम कर रहा है उस टाइम उस क्राइम का क्या सजा है वही होगा। आपको बैक डेट में वो क्राइम का जो हुआ है वो बैक डेट में लॉ जो बनाया गया है वो लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, जिस डेट में क्राइम हुआ उस डेट में उस क्राइम का क्या पनिशमेंट है वही लागू होगा उस पर। ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो जब सुनवाई हो रहा है कोर्ट में उस टाइम पे क्या कानून है। ठीक है, तो ये बात है। इसमें दिया गया और एक लिखा गया है डबल जियोपार्डी का बात किया गया है, मतलब एक ही आप जो क्राइम किए उसके लिए 2-2 बार पनिशमेंट, एक से ज़्यादा बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, सीधा बात याद रखिए। कोई आप एक क्राइम किए उसी के लिए आपको बार-बार सज़ा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ एक बार सज़ा दिया जा सकता है। तीसरी बात एक और इसमें दे दिया है, जो आपको अपने ही खिलाफ सबूत देने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे थाना में उसको मारपीट करके ज़बरदस्ती उससे बयान लिया जा रहा है, लेकिन कोर्ट में वो वैलिड नहीं है। ठीक है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता अपने अगेंस्ट ही बयान देने के लिए। ठीक है, तो ये सब किस में, आर्टिकल 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। पूछ रहा है आर्टिकल 23 में इसमें से क्या प्रोहिबिटेड नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्री माइन और अदर हजार्ड, ये है, ये आर्टिकल 24 का बात किया गया। ठीक है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा। पूछ रहा नॉट। बेगार एंड फोर्स्ड लेबर है, देवदासी एंड स्लेवरी है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ पर्सन लाइक गुड्स, ये सब क्या है, प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। बेगार नहीं कर सकते, फोर्स्ड लेबर किसी को जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं, जो देवदासी सिस्टम पहले चलता था, स्लेवरी दोनों, ये सब क्या है, बैन है, प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। लेकिन 14 साल से कम के बच्चों को आप हजार्डस एक्टिविटी में, माइन में, फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते हैं, किस में, आर्टिकल 24 में। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।